शक्ति पत्रिका का उद्बोधन करेंगे हमारे ऑल इंडिया फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड मोहम्मद सलीम और सारे नेतृत्ववान। सबसे पहले तो मैं युवा शक्ति के संपादक मंडली के सदस्य, DFI के नेतृत्व और ख़ास करके हमारे पहाड़ के कॉमरेड, उत्तर बंगाल के कॉमरेड के साथ साथ सबको बधाई देता हूँ कि आपने दार्जिलिंग जिले में इस सभागार में युवा शक्ति के कार्यक्रम रखा और उसको सफल बनाया। आज 31 जुलाई है। मुंशी प्रेमचंद, लाला धनपत राय, कलम के सिपाही, उनका जन्म दिवस है। हम सबों ने उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पण किए। साहित्य को जनता के लिए, एकदम पिछड़े हुए लोगों के लिए, किसानी के लिए, खेतिहर मजदूरों के लिए, जिनका अपनी जुबान नहीं है, आवाज़ नहीं है, ऐसे लोगों को की आवाज़ बनने के लिए अपने कलम का इस्तेमाल किए। आज भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है और यही कारण है कि युवा आंदोलन, युवा संगठन करते हुए रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, अन्य मांगों को लेकर के और रचनात्मक कामकाज के बीच अपने पत्रिका और पुस्तिका प्रकाश करते रहती है। मुझे गर्व है, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं अपनी जवानी की उम्र इसी संगठन में बिताया। आज भी जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी बोलता हूँ, लिखता हूँ, उसमें ये संगठन DFI का देन है। DFI करने से जो अनुभव मिला उसी को मैं अब तक बना रहा हूँ। यहाँ हिंदी में भी और नेपाली में भी युवा शक्ति का संख्या निकाला गया। मैं DFI के राज्य नेताओं से ये अनुरोध करूंगा कि इसे वो ऐसे एक ओकेशनल नहीं, रेगुलर करें। हमें मालूम हुआ कि हिंदी वाला मामला जैसे मंथली बंगला में युवा शक्ति है, त्रैमासिक क्वार्टरली हिंदी में निकलते रहता है, और ये नेपाली में जो आज यहाँ पर उद्घाटन किए, यहाँ की जिम्मेदारी है, खास करके नेपाली भाषी जो हमारे कॉमरेड हैं, कि इसको किस तरह से नियमित किया जाए। कठिन है लेकिन करना पड़ेगा। आप इस कार्यक्रम को करते वक्त देखें, हिम्मत के साथ आपने किया। जो भी कार्यक्रम किए, शहीदों के घर गए, कल यहाँ जो ने कहा मास कलेक्शन किए, उत्साह से लोग हिस्सा लिए और सहारा दिए। तो ये जो रिस्पॉन्स है, इसको दिमाग में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आप ऐसे कार्यक्रम को और भी आगे बढ़ाएंगे। नए पीढ़ी के युवाओं को जोड़ना पड़ेगा। आज इस देश में और पूरे विश्व में युवा पीढ़ी बहुत संकट में है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, कानूनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर, प्रशासन के साथ, स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा युवाएं पीड़ित हो रहे हैं। हर देश, कोई देश हो या कोई जाति। हमने समाजवाद की बात इसलिए करते हैं, समाजवाद ही जहां एक व्यक्ति के ऊपर दूसरे व्यक्ति को भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, पेशा के नाम पर एक दूसरे को रोकने का इजाजत देता नहीं है। सामूहिक रूप से आगे बढ़ने की कोशिश, एक शोषण रहित और उसके साथ साथ
समानता के ऊपर आधारित व्यवस्था आसान नहीं है, लेकिन वो करने से विज्ञान, तकनीक, उद्योग, कृषि, हर मामले में, संस्कृति में किस तरह से सामूहिक रूप से विकास होता है, उसके उदाहरण हमारे विश्व में है। आज भी बाजू में हमारा कालिम्पोंग से लगा हुआ चीन का सीमा है। पूरे विश्व के अंदर चीन, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कम्युनिस्टों के नेतृत्वाधीन अपने धारा में चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स, समाजवाद के जो निर्माण किए हैं, तो सबसे पहली बात है वहाँ की गरीबी को दूर करना, बेरोजगारी को घटाना और अमेरिकी साम्राज्यवाद जैसे मुल्क के साथ लोहे का टक्कर लेना, जैसे कांटा से कांटा होता है। और उसी जगह पर हम यहाँ देखते हैं हमारे देश में पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज होता है। देश से लोग ले जाकर के हवाई जहाज में भर करके मोदी मोदी चिल्लाया जाता है, लेकिन हमारा फॉरेन पॉलिसी हो, हमारा अर्थव्यवस्था हो, हमारी सामाजिक स्थिति हो, हमारे राजनीतिक कार्यक्रम हो, आज हमारे देश को पूरे विश्व के सामने कहाँ खड़ा कर दिया है। कल को ट्रंप के कि रशिया और चाइना, रशिया और इंडिया दोनों अपने अर्थव्यवस्था को जो चरमरा रहा है वो उसको भारी नुकसान पहुंचेगा। देखिए वो कैसे अपने को संभालते हैं। रशिया समाजवाद के रास्ता छोड़ करके आज इस स्थिति में गया है कि अमेरिका उसको धमकी दे रहे हैं। और कल जब समाजवादी व्यवस्था थी तो रशिया अमेरिका के साथ हर मामले में, चाहे महाकाश विज्ञान हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे तकनीक हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे न्यूक्लियर पावर हो, हर मामले में वो एक कदम अमेरिका को पीछे छोड़ रहा था। ये एक व्यवस्था की जरूरत होती है और इसलिए हम इस व्यवस्था की बात करते हैं। और ये व्यवस्था जब ऐसा होता है जहाँ पे प्रोडक्टिव फोर्स को अनलिश किया जाता है तो फिर नई पीढ़ी के सामने चुनौती खड़ी होती है, और दूसरे किस्म की चुनौती। यहाँ चुनौती है पूंजीवादी व्यवस्था में कि वो किस तरह से टिके रहे, किस तरह से वो रोटी रोजी कमाए, किस तरह से अपने परिवार का सहारा बने, किस तरह से अपने को बचाए और परिवार को बचाए और उसके बाद देश को बचाए, समाज को बचाए। और अगर रोटी रोजी की जिम्मेदारी समाज व्यवस्था लेती है, शिक्षा की जिम्मेदारी, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी समाज व्यवस्था लेती है, तो फिर वो नौजवान के पास होता है कि किस तरह से वो मुल्क को बनाए, देश को बनाए, प्रगति के राह पर विज्ञान, तकनीक को और भी ज्यादा आगे बढ़ाकर ले जाए, नए नए आविष्कार करे, नए नए शिखर पर चढ़े। ये दोनों में अंतर होता है। आज हमारे देश की तरफ हम क्या देख रहे हैं? एक तरफ बेरोजगारी है, मैं उस आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। आप डीएफए के लोग भली बात जानते हैं, और डीएफए का मूलभूत जो लड़ाई है, वैचारिक सैद्धांतिक लड़ाई के साथ साथ वो है रोजी का सवाल, जॉब फॉर ऑल, शिक्षा का सवाल, एजुकेशन फॉर ऑल। और वो सिर्फ मांग नहीं, हम शिक्षा के बारे में ये चाहते हैं कि शिक्षा में उतना खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो। आज तक वो मांग नहीं गया। जीडीपी का 6%, इससे सीधा प्रहार होता है आम लोगों के अंदर, जो हमारे श्रमिक हैं, मजदूर हैं, मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है। शिक्षा के खर्च हमें उठाना पड़ता है। वामपंथा का मतलब ये है कि शिक्षा एक सोशल इन्वेस्टमेंट है, और वो ना होने से अगर अपने आप में हो, कोई ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाके पढ़ सकते हैं, कोई एमआईटी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं प्राइवेट में, लेकिन बाकी जो सरकारी स्कूल है, कॉलेजेस हैं, वो चौपट हो जाएगा। आज बंगाल की तरफ आप देखो, पूरे देश की तरफ देखो, सरकारी स्पॉन्सर्ड सपोर्टेड जो एजुकेशनल सिस्टम है वो चरमरा रहा है, प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक। और सीधा असर आप देखो, जो रोजगार में मिलता है, जिनको नौकरी मिलता है स्कूल में, 26,000 का नौकरी गया। जब वाम मोर्चा की सरकार थी, हर साल स्कूल सर्विस कमीशन, मध्य सर्विस कमीशन, कॉलेज सर्विस कमीशन और उसके बाद नियोग पत्र। अभी कोई भी शिक्षक से मुलाकात होता है, अभी ट्रेन में आते आते मुलाकात हुआ तो बोलते हैं हम शिक्षक हैं, लेकिन साथ साथ बोलते हैं कि हमें 2010 में नौकरी मिला था।
2010 मतलब 11 से पहले और 2011 के बाद का अंतर यह है कि शिक्षकता एक पेशा के रूप में जिस तरह से सम्मानीय था, मर्यादा का था, वहां से वो घट गया। रोजगार है नहीं, शिक्षित बेरोजगार, आप पहाड़ में हो या समतल में हो, चाहे नेपाली हो, चाहे हिंदी भाषी हो, चाहे बंगला भाषी हो, चाहे उर्दू भाषी हो, चाहे कोई भी भाषा के हो, शिक्षित होकर के पहले था कि उनको टेट, फिर बीएड, डीलेट, ये एक बार करना पड़ेगा, उसके बाद नौकरी हो जाएगा। और आजकल बीएड, डीलेट करके सब बैठे हुए हैं। जिनको नौकरी मिला था उनका नौकरी किया, और वो कल भी नवान्नों में जा रहे हैं फरियाद लेकर के, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। तो इसीलिए सामाजिक राजनीतिक स्थिति के बारे में जायजा लेना पड़ता है। अंतर तो हुआ, और सिर्फ शिक्षा में नहीं, रोजगार है कहां? अच्छा, राज्य सरकार की स्थिति है तो केंद्र सरकार, आप रेल, बीमा, बैंक, कौन, पोस्ट ऑफिस, किस विभाग में आप देखते हो कि नियोग के लिए विज्ञापन निकल रहा है? रोजगार है नहीं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, या पब्लिक सेक्टर में हो, जो भी हुआ, कुछ लोग बोले नहीं, असल में आपका तो एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, ऐसे बोलते हैं। वो अगर एक बार कंप्यूटर सीख ले तो नौकरी हो जाएगा। हर दौर में ऐसा होता है, वो व्यवस्था के परेशानी नहीं बोलते। हम जब नौजवान थे, हमारे पहले वाले पीढ़ी को ये कहा गया कि टाइप शॉर्ट हैंड सीख लेने से नौकरी हो जाएगा। सब इलाके में टाइप शॉर्ट हैंड स्कूल बन गया। फिर कंप्यूटर जब आया, बोले कंप्यूटर सीख लेने से नौकरी हो जाएगा। और अभी टीसीएस, अभी बोलते हैं एआई अगर हो जाएगा तो नौकरी मिल नहीं जाएगा, नौकरी चला जाएगा। 10,000 लोगों को टीसीएस, सबसे बड़ा जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है इस देश में, उसको वो छटाई कर रहे हैं। ये शुरुआत है, सिर्फ टीसीएस नहीं। वो करने का मतलब इंडस्ट्री में, ट्रेड में, कॉमर्स में, सर्विस सेक्टर में परेशानी हो रहा है। ये कह रहे हैं कि उन्नयन ज्वार, वो कह रहे हैं कि विकास, लेकिन नौजवान के दृष्टिकोण से देखो तो उनका रोजगार का अवसर है नहीं, और जो रोजगार कर रहे हैं उनको बिठाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, छटाई किया जा रहा है। ये कौन लोग हैं जिनको परमानेंट नौकरी मिला, जिसको पहले कॉलेज के कैंपस में जाकर के रिक्रूट किया जाता था कोर्स कंप्लीट करने से पहले। वास्तवता ये है, लेकिन इतना ही नहीं है। जो परमानेंट नौकरी करते थे, जो पढ़े लिखे हैं, जो एकदम एजुकेटेड हैं, प्रोफेशनल हैं, उनको छटाई किया जा रहा है। और जो नॉट सो एजुकेटेड, स्किल उतना नहीं है, टेक्नोलॉजी उतना नहीं जानते हैं, आज जो ये हो रहा है इमिग्रेंट्स के नाम पर, विदेशी के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, प्रदेश के नाम पर आक्रमण हो रहा है, और कहीं देश से निकाला जा रहा है, कहीं प्रदेश से निकाला जा रहा है। ये कोई अलग बात नहीं है। लेबर मार्केट में हमारे यहाँ काम नहीं है। जो कृषि में काम करते हैं, जमीन उतने को खपत नहीं कर सकता, तो उसको जमीन से वो निकल करके जाते हैं कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि लो स्किल लेवल है। दुनिया भर में जहां भी डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट का रास्ता ये है कि सरप्लस लेबर एग्रीकल्चर में जो होते हैं, उसको जब एग्रीकल्चर में काम मिलता नहीं है, आप सब जानते हैं गांव में अभी आजकल एक तो मशीन आ गया है, एकदम हार्वेस्टिंग तक, सोइंग तक, और उसके बाद कृषि की स्थिति ऐसा है कि फायदा नहीं है। हम ज्यादा कीमत में सब्जी खरीद रहे हैं, लेकिन जो सब्जी उगा रहे हैं उसको कीमत नहीं मिल रहा है। आलू का कीमत नहीं मिला, प्याज का कीमत नहीं मिला, सब्जी का कीमत नहीं मिल रहा है, अभी जूट का कीमत नहीं मिल रहा है, चावल का कीमत नहीं मिलता है, धान का कीमत नहीं मिलता है, क्योंकि बीच में वो सब राइस मिल वगैरह हैं, उनके साथ सरकार का बंदोबस्त है। चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है, लेकिन वो मिलता नहीं है। खाद का कीमत बढ़ रहा है, कीटनाशक का कीमत बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का कीमत बढ़ रहा है। सो एग्रीकल्चर वायबल है नहीं। अगर कॉस्ट प्लस उनको नहीं मिलता है तो वो क्यों खपत करेंगे उसमें?
तो जाएगा कहाँ नौजवान नई पीढ़ी? तो वो कंस्ट्रक्शन में जाते हैं। अभी कंस्ट्रक्शन में भी इतना मैकेनाइजेशन हो गया है और इतना कंपटीशन हो गया है, और हमारे यहाँ उतना ज़्यादा नए नए ब्रिज, नए नए सड़क, नए नए जो रोजगार के साधन हैं, कॉम्प्लेक्स, उतना बन नहीं रहा है। सरकार अगर इन्वेस्ट नहीं करती है ज़्यादा तो फिर वहाँ काम क्रिएट नहीं होता है। 100 दिन का काम ही नहीं करा रहे, जो छोटा मोटा गांव का काम था 3 साल से बंद है। तो रूरल सेक्टर में ये घपला और रोजगार की कमी के वजह से लोग जाएंगे कहाँ? इट्स एनिमल इंस्टिंक्ट। एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं, सफर करते हैं। एनिमल इंस्टिंक्ट में इसलिए बोला, जो आप लोग एनिमल प्लानेट देखते होंगे, नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखते होंगे, तो वहाँ देखोगे जानवर एक जंगल से दूसरे जंगल में झुंड के साथ चले जाते हैं ना, नदी पार होकर चले जाते हैं। कितने लोग को शिकार हो जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन वो जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि एक जंगल में सीजनल अगर खुराक नहीं मिलेगा तो वो नए हरियाली पे जाएंगे, नए जंगल में जाएंगे। इसलिए इसे कहा जाता है एनिमल इंस्टिंक्ट। वो कोई जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, प्रदेश के नाम पर, देश के नाम पर, सीमा के नाम पर नहीं जाते हैं। वहां भी जो दूसरा जानवर है वो बोलता है कि हमारे जंगल में क्यों आ गए, पासपोर्ट वीजा नहीं है। लेकिन उसको इस तरह से राजनीतिकरण नहीं किया जाता। इट्स एन एनिमल इंस्टिंक्ट। आज अमेरिका में जो लोग हथकड़ा लगा करके, पैर में बेड़ी लगा करके, भारत के से जो लोग गए, मेक्सिको से जो लोग गए, साउथ एशिया से जो लोग गए, अफ्रीका से जो लोग गए, उनको इमिग्रेशन पॉलिसी के नाम पर निकाल बाहर कर रहे हैं, बेइज्जत करके। स्टूडेंट को एयरपोर्ट में पैर तौले रौंद रहे हैं, और भारत सरकार एक बात नहीं कह रही है। जो मोदी का 56 इंच छाती था, जो ऑपरेशन सिंदूर बुना रहे थे, आज वो घट करके 4 फुट 8 इंच हो गया है। पहले वो चौड़ाई में दिखा रहे थे, अभी वो ऊंचाई में आ गया है। एक लफ्ज नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि सैद्धांतिक रूप से ट्रंप जो कुछ भी कर रहे हैं, मोदी की पॉलिसी, आरएसएस की पॉलिसी, बीजेपी की पॉलिसी उससे अलग नहीं है। वो हिंदुस्तानी के साथ कर रहे हैं। यहां हमारे देश की सरकार भी हिंदुस्तानी के नाम पे कर रहे हैं, लेकिन वो भाषा या धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रदेश का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं मैक्सिकन क्यों आ गए, इंडियन क्यों आ गए, ये कह रहे हैं बांग्लादेशी क्यों आ गए। कौन करार देगा? अगर बांग्लादेशी इमिग्रेंट हैं, इलीगली आए हैं, तो किसकी जिम्मेदारी है? सीमा पर किसका पहरा रहता है? पहले वो कहते थे कांग्रेस के जमाना, सीपीएम का जमाना, तो अभी तो लाल कृष्ण आडवाणी से लेके अमित शाह होम मिनिस्टर है। पहले फेंस नहीं था, अभी तो फेंस हो गया। बॉर्डर मैनेजमेंट कौन करते हैं? तो फिर वहां तस्करी क्यों होता है? चाहे वो स्मगलिंग ऑफ गुड्स हो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो। और बॉर्डर पे क्यों? यहां ट्रैफिकिंग नहीं होता। नॉर्थ बंगाल में आपने नहीं देखा? पिछले 2 दिन से बेरोजगारी का यह आलम है कि यहाँ पे ट्रेनिंग के नाम पर, भारत सरकार की स्कीम के नाम पर दुकान खोल करके, कंपनी खोल करके, और यहां से लड़कियों को ट्रैफिक किया जा रहा है, गर्ल्स ट्रैफिकिंग। पिछले बार जब पकड़े गए थे तो बीजेपी के थे या टीएमसी के लीडर थे। और इस तरह के ट्रैफिकिंग विदाउट रूलिंग पार्टीज हेल्प और पुलिस के साथ नहीं होने से कभी नहीं हो सकता। चाहे वो सीमा पर हो, चाहे वो इस प्रदेश से बिहार ले जाकर के हो, दिल्ली में ले जाना हो, हरियाणा में ले जाना हो। और यही कारण है कि जो ये काम कर रहे हैं, पहले तो वो आपके दोस्त बन जाते कि देखो हम तुम्हें जुगाड़ कर दे रहे हैं, जुगाड़ू है, कहीं से भी कुछ ना कुछ गर्दनियां कर दे रहे हैं। लेकिन बाद में जब फंसते हैं तो क्यों करो नोए गोमा, तब वो जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हैं। जिनके कारण ये परेशानी हो रही है, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो माइग्रेशन हो, चाहे वो ट्रैफिकिंग हो, वही फिर त्राता बनना चाहते हैं। आई ममता बनर्जी क्या बोल रही है? बांग्ला भाषा वाली आंदोलन बोल रहा। अच्छा, ये भाषा का समस्या है।
बेशक बंगला भाषा लेकर के आंदोलन हुआ, ईस्ट बंगाल में हुआ, ईस्ट पाकिस्तान में, जिससे आज बांग्लादेश बना, आसाम में हुए, काशार में हुए। वो सरकार नहीं करती है, सरकार के विरोध में होता है, सरकार के पॉलिसी के विरोध में होता है। पाकिस्तान के गवर्नमेंट के पॉलिसी के खिलाफ बांग्लादेश में बांग्ला भाषा आंदोलन हुआ, आसाम गवर्नमेंट के पॉलिसी के खिलाफ काछार में भाषा आंदोलन হলো। तो এখানে মমতা ব্যানার্জি কি করবেন, তৃণমূল কংগ্রেস কি করবে, राज्य सरकार কি করবে? सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो अपने स्टेट के लोगों को जहां पे जो हैं इन सेतु डेवलपमेंट करे और उनको वहां रोजाने का रोजमर्रा की जिंदगी के परेशानी को हल करने के लिए रोजगार का साधन जुटाए। सूखा मौसम में काम जब नहीं होता है गांव में, तब उनको काम चाहिए, सरकार के इंटरवेंशन दरकार है। इसलिए वाम मोर्चा सरकार 1977 में जब आई, 1978 से हमने फूड फॉर वर्क पहले चालू किए पूरे देश के अंदर, पहले कि गांव से पलायन नहीं हो, गांव के लोग गांव में रहे और उनको वहां काम मिले। बाद में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एक्सेप्ट किए, फिर एनआरईजीपी कई स्कीम्स आए और उसके बाद मनरेगा जो कानून बना। जब लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस नेतृत्वाधीन यूपीए 1 को सपोर्ट कर रहे थे, इस देश में आज जो लोग बेरोजगार को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ, यह रखना पड़ेगा। आजादी के बाद पहला कानून रोजगार संबंधित पार्लियामेंट में बनी तब, जब हम वामपंथी 100 लोग थे पार्लियामेंट के अंदर और उस सरकार को वामपंथियों के सहारे सरकार चलाना पड़ रहा था। कोई स्कीम नहीं, अभी यहां तरह तरह की स्कीम की बातें होती है, एक्ट कानून। और आज बीजेपी और तृणमूल दोनों सरकार, केंद्र और राज्य सरकार, वो एक्ट को मान नहीं रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बजट घटा रहे हैं और लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा। उसके लिए लड़ाई, आज खेतिहर मजदूर हो, किसान सभा हो, वाम मोर्चा हो, सीपीआईएम हो, आप सबको इस लड़ाई में लड़ना पड़ेगा कि गांव में काम जुटाना पड़ेगा। उसका मजदूरी का सवाल है। दूसरा, हम पूरे देश के अंदर सबसे लो पेड यहाँ क्यों है दिल्ली, चाहे वो चाय बागान में हो, चाहे वो डेली वेज अर्नर हो, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर हो, चाहे वो स्कीम वर्कर हो, क्यों मिनिमम वेज नहीं मिलता? मिनिमम वेज क्यों कम है? इसलिए नए पीढ़ी की लड़ाई का मतलब है कि उसका रोजगार को बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए यहाँ से पलायन इसलिए होता है, 2 कारण है। केरल में देखो आप मिसाल, सबसे ज्यादा मजदूरी है, एक मजदूरी और दूसरा है मर्यादा। केरल के गवर्नमेंट कहती है कि गेस्ट वर्कर है और बीजेपी शासित राज्य में कहा जाता है ये बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, मुसलमान है। क्यों? ऐसे वो नहीं कहते। जब वो बांग्लादेशी बांग्ला ये कहते, ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, हम आपको वीडियो दिखा सकते हैं, तृणमूल के काउंसिलर खुद ममता बनर्जी खुद कह रही है कि यहाँ हिंदी भाषी लोग हैं। किसको कर मार रहे हैं? रानीगंज में, आसनसोल में, कलकत्ता में, कि देखो हिंदी भाषी लोग हैं। तो चीफ मिनिस्टर खुद भाषा के नाम पर लोगों को अंतर कर रहे हैं। भाषा के नाम पर आंदोलन करने से एक भाषा के खिलाफ दूसरे भाषा का लड़ाई नहीं, सरकार के नीति के खिलाफ उस भाषा के अधिकार के साथ साथ सब भाषा के अधिकार। हम वो पीढ़ी के नौजवान नेता हैं जब डीओएफआई नेपाली भाषा, मणिपुरी भाषा, कोंकणी भाषा को संविधान के 8th शेड्यूल में लाना पड़ेगा। इसके लिए हम सड़क में भी लड़े हैं और पार्लियामेंट के अंदर भी लड़े हैं। और डीओएफआई वामपंथी लड़ाई का मतलब है हमने उसको अदा किए, बाद में भोजपुरी वगैरह। लेकिन आज तक राजस्थान एक स्टेट है, राजस्थानी भाषा 8th शेड्यूल में इंक्लूड नहीं हुआ, चूंकि वो लड़ाई वामपंथी वहां कमजोर है, वो लड़ाई वो ज्यादा दूर तक लड़ नहीं पाए। एक भाषा दूसरे भाषा को निगल जाती है, इसलिए हर एक भाषा के अधिकार को स्वीकार करना पड़ता है। हमारे यहाँ बंगाल में जैसा अधिकतर लोग बांग्ला भाषी हैं, वैसे नेपाली हैं, गोरखाली
वैसे ही हिंदी बोलने वाले हैं, ऐसे उर्दू बोलने वाले हैं, तमिल हैं, तेलुगु हैं, हर भाषा के लोग मिलेंगे। इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। आज देश की जो स्थिति बनी है, या जो भी शहर आप देखो जो विकास हुआ, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे गुड़गांव हो, कोई ये नहीं कह सकते कि गुड़गांव को हरियाणवी बनाया है, कलकत्ते को सिर्फ बंगाली बनाया है, मुंबई को सिर्फ मराठी बनाया है, दिल्ली को सिर्फ दिल्लीवाल बनाया है। हर एक जगह से लोग आते हैं और तब नगर विकास होता है, शहर विकास होता है, तब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। प्राइमरी स्कूल और विश्वविद्यालय में यही फर्क है। प्राइमरी स्कूल में हमारे अपने भाषा के लोग, अपने परिवार के लोग, अपने संसार के लोग, अपने समाज के लोग टीचर होते हैं, और उसको ऊपर में जाकर के विश्वविद्यालय इसलिए कहा जाता है जहां से पूरे विश्व से कहीं भी पंडित मतलब धर्म वाला पंडित नहीं, लर्नेड, एजुकेटेड प्रोफेसर्स, टीचर्स वो आ सकते हैं। और तब वहां पे सिंक्रेटिक होता है, मिश्र होता है, आदान प्रदान होता है, हर एक का अनुभव, विज्ञान, शोध, और तब वो वर्ल्ड नॉलेज वो सबका है। हम उसको सीमित कर रहे हैं। आज की दुनिया में एक तरफ आप कहते थे विश्वायन, ग्लोबलाइजेशन, यही दक्षिणपंथी लोगों ने कहा कि पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज है। पूरे 90 के दशक में ये सुनते आए। आज वो क्यों नहीं मानते ग्लोबल विलेज है? आज वो क्यों कह रहे हैं ये दूसरे प्रांत से आया है, ये दूसरे प्रदेश से आया है, ये दूसरे जगह से आया है? तो इकोनॉमी में, मार्केट में, करप्शन में, इन्वेस्टमेंट में सब पूरा एक है, और लेबर में, वर्कर में नहीं है। सबसे वल्नरेबल सेक्शन है, जिसका परमानेंट नौकरी नहीं है, जिसका सोशल सिक्योरिटी नहीं है, आज उसका फिजिकल सिक्योरिटी भी नहीं है। टीसीएस के वर्कर को तो आप छटाई कर रहे हो, और जो गाड़ी धोता है, जो पोछा लगाता है, जो टेम्पररी काम कर रहा है, जो सिक्योरिटी का जॉब कर रहा है, जो गिग वर्कर है, जो ड्राइवर है, ऑटो टोटो चलाता है, टैक्सी चलाता है, टाइम हो गया, कि जिनका परमानेंट जॉब है, सिक्योरिटी है, ये सोचा गया था, उसका भी सिक्योरिटी नहीं है, बल्कि उनका छटाई हो रहा है। और जिनका परमानेंट नहीं है, जिनका सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उनका पिटाई हो रहा है। বাংলা বলে না, ঘুটে জলে গোবর হাসে। তাহলে এখানে কাউকে বলে যাচ্ছে কেন, আমার এই কদিন আগে পর্যন্ত বলছিল গুরগাঁওতে তো আমার ভাইপো আছে, ভালোই আছে, ও তো অমুক কোম্পানিতে চাকরি করে, হায়দ্রাবাদে তো আছে, ব্যাঙ্গালোরে আছে, পুনে আছে। আসলে এটা হচ্ছে ক্লাস। आज जो आक्रमण हो रहा है, ये ममता के कहने लायक सिर्फ बंगला बंगला नहीं, भाषा, धर्म और वर्ग तीनों का प्रयोग हो रहा है। आप जब चाइनीज खाने जाते हो ना, नूडल्स उठाने के लिए फॉर्क होता है ना, कांटा चम्मच, उसमें 3 कांटा होता है। 3 कांटा इसलिए होता है कि आप नूडल्स ठीक से, वो चाइनीज वगैरह साउथ ईस्ट एशिया में 1 कांटे से खा लेता है, 2 कांटे से खा लेता है, लेकिन हमें 3 कांटा लगता है सब उठाने के लिए। पहले 3 कांटा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बाद में जब जो अवशेष रह जाता है, उसको भी इतना छोटा होता है टुकड़ा, उसको भी एक किनारा करके 1 कांटा उठाया जाता है, होता है ना। तो अभी धर्म, भाषा, वर्ग तीनों का प्रयोग किया जाता है, इससे कोई अछूता नहीं रहेगा। बाद में फिर सिर्फ भाषा और वर्ग, और उसके बाद फिर वर्ग 1 कांटा। এই জন্য বলি ঘুঁটে জলে গোবর হাসে বললে হবে না। অনেকের মুশকিল হচ্ছে যারা মনে করে কি জ্বালা বিষে বুঝিবে সে কিসে, কবু আসি বিষে দংশে নি যারে। তাহলে আজকে যে আক্রমণ হচ্ছে তার প্রতি সংহতি জানাতে হবে, তার পাশে দাঁড়াতে হবে। এটা বলা যে ওটা তো হচ্ছে বাংলা ভাষীদের জন্য হচ্ছে, আমি নেপালি ভাষী, আমার তো হচ্ছে না।
ওরা তো হিন্দিভাষী, তার তো হচ্ছে না, ওটা মুসলমানদের জন্য হচ্ছে, আমাদের না, ওটা বাংলাদেশি বলে হচ্ছে, ওটা রোহিঙ্গা বলে হচ্ছে, আমার তো ঠিক আছি, কেউ ঠিক নেই। এই যে SIR এর নাম করে হচ্ছে না বিহারে, CNRC যখন নিয়ে আসা হয়েছিল অনেক কিরম বোঝানো হয়েছিল, বিশেষত রাজবংশীদেরকে, মতুয়াদেরকে, বর্ণ হিন্দুদেরকে। কারণ দিলীপ ঘোষ বলেছিল 2 কোটি বাঙালিকে বাংলা ছাড়া করে দেবো। কে লুঙ্গি পরে, कैलाश विजयवर्गीय বলেছিল কে মুড়ি খায়, কে চিড়া খায়। दरअसल खुराक के नाम पर, पोशाक के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। आप अगर टुकड़ों में बांट देते हो तो उनका जो शासन है, शोषण है, वो चलाना आसान हो जाता है। आज असम के मुख्यमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि जनगणना में अगर कोई मातृभाषा बंगला लिखे तो उसको विदेशी करार दिया जाएगा, ये हिम्मत हुआ कैसे? आज नहीं, 50 के दशक से ये बोला जा रहा है असम में, लेकिन मुख्यमंत्री को बोलने का हिम्मत कभी नहीं हुआ। असमीज और बंगाली स्पीकिंग के अंदर दरार पैदा किया गया दशकों से। उसके बाद जो बंगाली है उसको मुसलमान और हिंदू के नाम में बंटवारा किया गया RSS के द्वारा, बीजेपी के द्वारा। उसके बाद असम के जो हिंदू और मुसलमान हैं उनको बांटा गया, असमीज को। फिर मुसलमानों को असमीज मुस्लिम और बंगाली मुस्लिम में बांटा गया। फिर आदिवासी को अलग अलग ट्राइब में बांटा गया। ऐसे 87-88 दुकानें खोली गई टुकड़ों में, सब छोटे छोटे दुकान है। आप जितना बढ़ जाओगे उतना कमजोर हो जाओगे। আজকে রোজগারের সঙ্গে ঐক্যের কথা এই জন্যই বলা হচ্ছে, সংহতির কথা এই জন্যই বলা হচ্ছে। जो यूथ इंटरनेशनल गाना है उसमें कहते हैं कोई देश हो या कोई जाति, जवानों के ही दम से जगमगाती। और उस नौजवान को अगर तलवार, त्रिशूल, भाषा, लिबास, पोशाक, खुराक के नाम पर बांट दिया जाए तो फिर उसके दम से आग जलता है, कोई जाति जगमगाता नहीं है। आप दार्जिलिंग के लोग भली भांति इससे परिचित हैं। आज यहां पे जो लोग ये कहते हैं कि हम अलग देश बनाएंगे बोले थे, अलग प्रांत बनाएंगे बोले थे। अच्छा चलो, देश नहीं बनेगा, प्रांत नहीं बनेगा, अलग केंद्र शासित अंचल बनेगा। উত্তরবঙ্গের লোকদের বোঝানো হয়েছিল বিজেপি সরকার আসার পরে, কতবার কাগজে কত লেখা হলো, একদম কথা হয়ে গেছে। कुचबिहार का तो एक को राज्यसभा मेंबर बनाया है, महाराज बनाया उनको पहले, उसका राज्यसभा मेंबर बनाया और बोला होम मिनिस्टर से और কথা হয়ে গেছে, আমি মুখ্যমন্ত্রী হব বা লেফটেন্যান্ট গভর্নর হব, আলাদা গেটে कुचबिहार হয়ে যাবে, রাজ্য হয়ে যাবে। বলেনি किसको क्या है? अरे ये सब का मतलब तो है ऑटोनॉमी। लोकतंत्र ऐसा विकसित हो, अधिकार केंद्रीभूत नहीं होकर के उसका वितरित हो, विकेंद्रीकरण हो, हमें अपना ऑटोनॉमी मिले। पूरे देश के अंदर ऑटोनॉमी का उदाहरण जम्मू एंड कश्मीर थी। चूंकि वो देश भाग के समय अलग रियासत थी, उसके बाद वहां के लोग निर्णय लिए, राजा नहीं, शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में, कि हम भारत के साथ जुड़ेंगे। मुस्लिम बहुल होने के बावजूद भी हम सेकुलर इंडिया के साथ रहेंगे, मुस्लिम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन हमें कुछ सेफगार्ड देना पड़ेगा। क्या सेफगार्ड? हमारा जो आइडेंटिटी है, हमारा जो तहजीब है, हमारा जो अदब व कायदा है, हमारा जो लैंग्वेज है, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो लैंड है, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये कोई सरकार नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो हमारा संविधान बनाई, जो संविधान, वो संविधान कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई नेहरू नहीं। नेहरू अब्दुल्ला में पैक्ट हुआ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस वक्त संविधान बना रही थी। उन्होंने कहा
कि जम्मू कश्मीर के लिए अलग सा एक संविधान सभा बने और वहां से एक संविधान तैयार करे और हम उसको मान्यता देंगे और हमारे संविधान के अंदर हम उसका सेफगार्ड रखेंगे। वो है 370। ऐसा प्रचार आरएसएस बीजेपी ने किया कि ये ऑटोनॉमी देने का मतलब है देश से अलग हो जाना। गलत नहीं कहा। आरएसएस संघ परिवार का जो सैद्धांतिक वैचारिक जो निर्णय है वो है केंद्रीभूत, यूनिटरी, फेडरल नहीं। वो अलग अलग राज्य नहीं मानते, यूनिटरी, केंद्रीभूत, एक कमांड से होगा। कोई भी तानाशाही, कोई भी फासिस्ट सोच वो जनता को अधिकार देते नहीं है, जनता से अधिकार लेते हैं। वामपंथा और दक्षिण पंथा के अंदर यही अंतर है। वामपंथा का मतलब यह है कि पावर टू द पीपल, विकेंद्रीकरण। इसलिए हम केंद्र सरकार के विरोध में हमेशा लड़ते आए, आज भी लड़ रहे हैं, चाहे हमारी राज्य सरकार हो या ना हो, कि केंद्र सरकार को राज्य को अधिकतर अधिकार देना पड़ेगा। राज्य से लड़ते आए कि राज्यों को जिलों को देना पड़ेगा, जिलों को ब्लॉक को देना पड़ेगा, तब ये पंचायती राज सिस्टम बने। ब्लॉक को अंचल में देना पड़ेगा और सिर्फ अंचल नहीं। এখন মমতা ব্যানার্জি বলছে ওই দুয়ারে সরকারের পরে এখন কি একটা বলেছে না, আপনার সমস্যা আপনার পাড়া সমাধান, আপস আপনার পাড়া আপনার সমাধান। আরে ডিসেন্ট্রালাইজেশন যদি হতো, ব্যুরোক্রেটাইজেশন যদি না হতো, আমরা যে 3 টায়ার পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেম করেছি, পুরসভা করেছি, আমরা বলেছিলাম শুধু পুরসভা মানে মেয়র না, মেয়র ইন কাউন্সিল, মোট পাওয়ার, শুধু কাউন্সিলর না, ওয়ার্ড কমিটি, শুধু পঞ্চায়েত প্রধান না, শুধু পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি না, তাহলে বিভিন্ন স্থায়ী সমিতি, শুধু ইলেক্টেড মেম্বার না, গ্রাম সংসদ। এখন যেটা উনি বলছেন যে আমি 10 লাখ টাকা দেব, পাড়ার সব লোককে ডেকে নিয়ে এসে আপনারা ঠিক করবেন, ওয়ান অফ, শুধু ভোটের জন্য। এখন আর তো পঞ্চায়েতের সিস্টেমে আছে যে প্রত্যেক 6 মাসের মধ্যে গ্রাম সংসদের বৈঠক ডেকে পরিকল্পনা কি হয়েছে, রসদ কি আছে, প্রায়োরিটি কি হবে, কোন কাজটা আগে হবে, আইনে লেখা আছে। সেই আইনে তাকে রেখে দেওয়া হয়েছে। যখন থেকে তৃণমূল পঞ্চায়েত দখল করেছে, জিটিএ দখল করেছে, তখন থেকে তারা এই ডিসেন্ট্রালাইজেশন মানে না। পুরসভা দখল করেছে, জোর করে গাজবাড়ি করে দখল করেছে। वो कहते हैं हम ग्राम जिला गিয়ে জেলা পরিষদ না, আমি গিয়ে জেলা প্রশাসনিক বৈঠক করব, ডিএমকে এসপি কে ধমকাবো, লাইভ টেলিকাস্ট হবে। বলে না আমি সরাসরি ভিডিও আইসি কে আমি কন্ট্রোল করি, যেমন গুন্ডাকে কন্ট্রোল করি। তাহলে ডিসেন্ট্রালাইজেশনটা হলো না, তাহলে পাওয়ারটা দেওয়া গেল না। সেখানে বিজেপি কি বলছে, এই ডিসেন্ট্রালাইজেশন যেমন মানুষের পাওয়ার, সেরকম মানুষের ভাষা, ধর্ম, পোশাক, খোরাক, এই যে নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান, এইটাকে ফিলোসফিক্যালি স্বীকার করতে হয় যে আমার মতটাই সব মত নয়, আরো যারা বা 10 জন আছে তার 10টা মত আছে, দ্যাটস ডেমোক্রেটিক। তাহলে আমাদের বিভিন্ন রাজ্য আছে, ইন্ডিয়া ইজ এ মাল্টিলিঙ্গুয়াল স্টেট। লেট আরএসএস সে দিস। আরএসএস ডাজ নট বিলিভ দিস। এটা এমনি এমনি কেউ করে দিচ্ছে আলাদা নয়। আমরা বহুভাষিক রাষ্ট্র, আরএসএস মনে করে না হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্তান। আমরা মাল্টি রিলিজিয়াস স্টেট, বৌদ্ধ আছে, জৈন আছে, খ্রিস্টান আছে, পার্সি আছে, শিখ আছে, মুসলমান আছে, হিন্দু আছে, আবার হিন্দুদের মধ্যে কতগুলো ভাগ আছে, বৌদ্ধদের মধ্যে কতগুলো ভাগ আছে, জৈনের মধ্যে ভাগ আছে, মুসলমানদের মধ্যে ভাগ আছে। এই মাল্টিপল স্বীকার করে নিতে হয়। বহুত্ববাদ, দক্ষিণপন্থীরা এই বহুত্ববাদ মানে না। কালচারাল ন্যাশনালিজমের নাম করে, সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদের নাম করে তারা একটা টানেলের মধ্যে সবাইকে ঢুকিয়ে দেয়, টানেল ভিউ। এক দেশ, এক ভাষা, এক ধর্ম, এক জাতি, एक दल, एक नेता। वो आपको देंगे अलग से, मणिपुर को देंगे अधिकार, कश्मीर का अधिकार जो था
आपका प्रांत बनाएंगे बीजेपी। अरे जो प्रांत थी जम्मू कश्मीर, उसको वो यूनियन टेरिटरी बना दिए, मतलब मोर पावर टू द सेंटर। आज उसके मुख्यमंत्री के हाथ में वहां पे पुलिस नहीं है। ये जब पहलगाम हुआ, उससे पहले जब सिक्योरिटी की मीटिंग होती है एनुअल, उसमें चीफ मिनिस्टर नहीं आएंगे, आईजी, डीजी, चीफ सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर। पहले वहां गवर्नर हुआ करते थे, आजकल लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो डाउनग्रेड किया। जो शक्ति स्टेट को डाउनग्रेड करते हैं वो आपको स्टेटहुड देंगे, और वो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो स्वीकार नहीं करते हैं विभिन्नता को, विविधता को। पहले स्वीकार करना पड़ेगा विविधता है। अरे 10 कोस जाने से पानी बदलती है, 20 कोस जाने से बोली बदल जाती है। बोली की बात बड़े बोली हो गया। ये विभिन्नता को स्वीकार करना पड़ता है, और ये वैचारिक सिद्धांतिक लड़ाई है दक्षिणपंथी के साथ वामपंथियों का। कोई भी दक्षिणपंथी ये नहीं मानते, वो अपने आप को समझते हैं ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য। ওর বাইরে যে একটা জগৎ আছে, অন্য ভাষাভাষী লোক আছে, সে স্বীকার করে না। তারপরে হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি দিয়ে এই বিষ পয়জন ঢোকানো হয়। পিপল লাইক আস, পিপল নট লাইক আস, PLU, ট্রাম্প হোক, মোদি হোক, মমতা হোক, দক্ষিণপন্থীরা এটা শেখায় যে ওরা আমাদের মতো নয়। কি করে করবে? ঠিক উল্টোটা করে। আমি যেটা করি সেটা করে না। কেউ প্যান্ট পরে, কেউ লুঙ্গি পরে, কেউ ধুতি পরে, কেউ এই ভাষায় কথা বলে, কেউ ওই ভাষায় কথা বলে। अमेरिका में बोलेगा ये ब्लैक है, वो व्हाइट है, देखने में अलग है। मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, वो अभी भाषण दिए पिछले महीना, एक देश के प्रधानमंत्री, गौर से सुनिए, चाइना को अटैक करने के लिए सीधा सीधी कर नहीं सकते, क्योंकि जयशंकर बोल दिया वो इतना ताकतवर है, इतना एडवांस कंट्री है, उसके साथ हम कैसे लड़ेंगे। पहले बोलता था मुकाबला करेंगे। अभी भारत का अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, रसिया के साथ कंपटीशन नहीं है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश के साथ है। हम विश्व गुरु बनने के वजह समय हमारा कंपैरिजन होता था विश्व के एडवांस कंट्रीज से। अभी बोलते हमारा एडवांस इकोनॉमी हो गया है, लेकिन हमारा सोशियो पॉलिटिकल, इडियोलॉजिकल, फॉरेन पॉलिसी लड़ाई किससे है? बांग्लादेश से है, पाकिस्तान से है, मालदीव से है, भूटान से है, श्रीलंका से होगा, नेपाल से होगा। इतना डाउनग्रेड किया है। खैर, तो वो बोल रहे हैं, ये उनका सोच कुछ नहीं। अभी जो चाइना से सब कुछ आता है ना, जितना गिफ्ट आइटम, जितना पूजा का आइटम, जो कुछ भी, हज में जाओ या राम मंदिर में जाओ, जितना आइटम वहां बिक रहा है जो आपके लिए ले आएंगे, वो सब बनता कहाँ है? अरे ये जो झंडा लगा रहे हैं ना सब सर के ऊपर, हनुमान का छाप दे करके, सुनहरा पट्टी लगा करके, तिरंगा छाप दे के, विश्व दिवस का, वो भी सब कंटेनर भर के चाइना से आता है। आपको देखता है कि हम हिंदुत्व का फ्लैग देख रहे हैं, लेकिन चाइना देखता है कि हमारा चाइनीज फ्लैग सब जगह लग जा रहा है। सिर्फ रंग, उसका मार्केट देखते होता है, जो मार्केट में जो चलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझा है ना? तो वो बोल रहे हैं कि गणेश चतुर्थी है, फिर एक बार बोलेंगे, सामने गणेश चतुर्थी है सितंबर में, तो बोलते हैं आप देखो गणेश का मूर्ति हम पूजा के लिए लेते हैं, और वो गणेश का आँख खुलता भी नहीं है, आँख खोल नहीं सकते गणेश। क्यों बोला मालूम है? रेफरिंग टू चाइनीज गणेश। सीधे बोल नहीं सकते हैं कि चाइना से गणेश का मूर्ति आ रहा है। नेचुरली आपका बौद्ध मूर्ति जो यहाँ होगा, जो थाईलैंड में होगा, जो वियतनाम में होगा, जो जापान में होगा, तो लोकल फ्लेवर हो जाता है। पता है ना, गौतम बुद्ध का, चाइना का और इंडिया का गौतम बुद्ध का दोनों का एक जैसा होगा, लोकल फ्लेवर लगता है। अरे रामायण जिस देश में जहाँ गया वहाँ का अपना लोकल फ्लेवर ले आया। खैर, कोई रविंद्र संगीत अगर जापानीज में गाएगा, उसमें जापानीज तरफ धुन रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब स्टाइल रहेगा कि नहीं रहेगा प्रोनाउंसिएशन में। खैर, तो वो बोलते देखिए, उनको ये नहीं मालूम है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, राजवंशी, उत्तराखंड में ऐसे कितने लोग हैं
जिनका आंख जो मंगोलाइड है, ठीक है, सिर्फ चाइनीज नहीं। अगर वो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते या जानकारी होता एंटायर क्या था पॉलिटिकल साइंस में एमए नहीं करके, अगर थोड़ा एंथ्रोपोलॉजी के बारे में थोड़ा जानकारी होता तो वो समझते एक एक देश में, एक एक रीजन में चेहरा एक एक जैसा होता है, ठीक है। लेकिन कोई देश हो, कोई जाति हो, हम इंसानियत के दौर में एक साथ बंधे हुए हैं। इसलिए चेहरा लेकर के, लिबास लेकर के, खुराक लेकर के हम एक दूसरे के ऊपर तंज नहीं कर सकते। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए कभी कभी नागालैंड से, अरुणाचल प्रदेश से, त्रिपुरा से दिल्ली में जो स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं उनके ऊपर अटैक हो जाता है, बोलता है चाइनीज है, क्योंकि उतने ही जानते हैं, हिंदी हार्टलैंड में जितने लोग हैं उसको जानते हैं। इसलिए बेंगलोर से एक बार ऐसा हुआ था, सब नॉर्थ ईस्ट के लोग पलायन कर रहे थे। तो ये मामला सिर्फ बांग्ला नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ना पड़ेगा कि धर्म, भाषा, जाति, लिबास, पोशाक, खुराक के नाम पर आप पीपल लाइक अस, पीपल नॉट लाइक अस, इसको बोलते हैं आज के सोशल साइंस में अदरिंग। अदरिंग का मतलब है अलग करना, अलग जैसा करना, इट्स डिफरेंट। हम जब कहते हैं अखंड भारत, हम जब कहते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, वो सब में ये बात है कि हम बाकी लोगों को अदरिंग कर रहे हैं। ये अदरिंग सबसे बड़ा खतरनाक होता है। कोई अगर लेफ्टिस्ट है और सही मानों में लेफ्टिस्ट है तो वो इस आदरिंग के खिलाफ रहेगा, क्योंकि वो इंसानियत के नाते एक दूसरे को नजदीक समझता है। और जो राइटिस्ट है उसको आदरिंग करना पड़ेगा। फासिज्म के रास्ते पर सफर में एक बड़ा पड़ाव ये है अदरिंग का, पीपल नॉट लाइक अस एंड अदरिंग। इस तरह से आप एक को फिर दुश्मन बनाते हैं, चाहे उसको नाम रोहिंग्या दो, चाहे हरमत दो, चाहे ज्यूज दो, चाहे पैलेस्टीनियन दो। जहां जैसा मौका मिलेगा, हिटलर ने जैसा किया था ज्यूज के खिलाफ, उसको अलग किया था। उसके बाद गैस चैम्बर में भेजा था। नफरत का खेती किया जाता है, देश, हिंसा, घृणा छड़ाना है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये भर के आ रहा है और बाकी लोगों के अंदर भय पैदा किया जाता है कि देखो वो तुम्हारा मुल्क ले लेगा, वो तुम्हारा प्रांत ले लेगा, वो तुम्हारा रोजगार ले लेगा। अब ममता बनर्जी इडियोलॉजिकली पॉलिटिकली उससे नहीं लड़के बोलती है तो हम तो काज देवो। अरे जो यहाँ पे है उसको आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो, जो यहां से गया इसलिए गया, यहां रोजगार नहीं है बोल करके, तो मुख्यमंत्री के रूप में आप जुलूस करके क्या होगा और भाषा के नाम पर आंदोलन करके क्या होगा? आपको यहाँ पे रोजगार का साधन जुटाना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, 100 दिन का काम को बेशक चालू करना पड़ेगा, जरूरत पड़ने से 200 दिन करना पड़ेगा। और आरएसएस बीजेपी के खिलाफ इडियोलॉजिकली टक्कर लेना पड़ेगा। वो टक्कर एक राइटिस्ट दूसरे राइटिस्ट के खिलाफ इडियोलॉजिकली पॉलिटिकली नहीं ले सकती। इसलिए वो लड़ाई आज हो या कल हो, वामपंथियों को लड़ना पड़ेगा और वो लड़ाई हमें ही लड़ना पड़ेगा। और वो लड़ाई कल अगर लड़ेंगे तो देर हो जाएगा, वो लड़ाई आज ही शुरू करना पड़ेगा। इसी अपील के साथ आप सबका धन्यवाद करते हैं।